अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं ज़लीबी। नाज़रीन, आज भी हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और आने वाला पंजाब का बजट, वो किस तरह बेहतर हो सकता है टैक्स कवानीन में, टैक्स हार्मनी में। सिंगल स्टेज टैक्स पे जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक तजर्बा किया वो कैसा रहा, और इस बजट में क्या क्या खुशखबरियाँ हैं लोगों के लिए और क्या बेहतर तजवीज़ दी जा सकती हैं। इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जवेद अहमद साहब। आप टैक्स एडवाइज़र हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के, साबिक चेयरमैन हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के। उनके साथ मौजूद है सैयद हसन अली कादरी साहब, आप मेंबर हैं फिजिकल लॉ कमेटी आई कैप और चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसमें माहिरीन क्या कहते हैं। पीआरए जहाँ तक तो कलेक्शन का है, रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब है, तो रेवेन्यू कलेक्शन तो ये ठीक ठाक कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक तो जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो जो ट्रांस प्रोविंसेस जो प्रॉब्लम्स हैं इनके, ये भी हल तलब हैं। और जब तक बैनल सूबाई जो है ये हमारे डिस्प्यूट्स हैं, जुडिशन का मैटर है, रेट का मैटर है, तो वो भी हल करने चाहिए इनको। तमाम अथॉरिटीज़ को मिलके वो कम से कम प्रोविंसेस में एक रेट बनाएं। किसी प्रोविंस में कोई रेट है, किसी में कोई रेट है। तो इसमें जो नो डाउट 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा जो है ना वो आज़ाद है, लेकिन हार्मोनाइजेशन जो है ना वो भी एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे सिस्टम का। तो उस सिस्टम में हमें रेट भी करने चाहिए, एक जैसे करने चाहिए, ताकि जो तमाम पाकिस्तान में जो एक उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो एक जैसा होना चाहिए, कि ये नहीं कि किसी सूबे में कम किसी में ज़्यादा। देखिए, आप देखें रोज़ कभी कोई SRO आ गया, कभी कोई नोटिफिकेशन आ गया कि आज ऐसे अमेंडमेंट होगी, कल ऐसे अमेंडमेंट होगी। तो इसमें तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। हर मुल्क में एक पॉलिसी दी जाती है कि आइंदा 2-4 साल के लिए अपनी टैक्स प्लानिंग करें, आप अपने मामलात को देखें और इन मामलात के ज़रिए गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो और आप भी अमन चैन सुकून के साथ रह सकें। लेकिन यहाँ पे ये मामलात हैं कि रात को ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है, जी देखें आज गाड़ियों पर टैक्स ये हो गया, आज पेट्रोल पे जी टैक्स लेवी इतना कर दिया गया, आज जनाब हमारी इंपोर्ट पे ये टैक्स हो गया। जितनी बेचारों की इंपोर्ट थी सबकी सब पर वो फंस गई। अभी बहुत से ऐसे कहते हैं कि वो जो आज़ा पैबंदकारी के ज़रिए लगाए जाते थे, डॉक्टरों ने वो मंगाया और वहाँ सेल्स टैक्स लग गया वहाँ पे। और सारे के सारे ऐसे मरीज़ जिनके ऑपरेशन होने थे, लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट थे और उन्होंने ये एग्ज़म्प्ट समझ के डॉक्टर्स हजरात ने इंपोर्ट किए थे जो मसनूई आज़ा थे, वो सारे के सारे पोर्ट पे फंसे रह गए। पता चला कि उन पे GST लग गया। अब देखिए सोलर पे GST लग गया। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए वहाँ गवर्नमेंट उन्हीं को इतना ज़्यादा ह्यूज टैक्स पे कर देती है, लगा देती है कि वो जो है पे करना बहुत मुश्किल है। फिर लोग इस बात को समझते हैं कि जो बंदा इनकी लिस्ट में आ जाता है वो ज़्यादा परेशान होता है। ये बात आम है, अब किसी से भी पूछ लें। जो जब तक बचा रहता है इससे पहले कि वो अपने मामलात क्लियर करे और किसी एमनेस्टी का इंतज़ार करे, उतना बेहतर है कि वो जब तक बचा रहे। तो ये एक आम, इसीलिए तो हमारी टैक्स की रेशो नहीं बढ़ रही, इसीलिए तो लोग डर और खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कि जो हमारा एक सबसे बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर का है उसको टैक्स से दूर रखा गया है। इसमें अगर देखा जाए तो सर्विसेज की मद में सब तकरीबन 45% जो हिस्सा है वो हमारी टोटल पॉपुलेशन का वो ज़राअत के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा जो बाकी 20% है वो आ जाती है अदर सर्विसेज में। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसमें जो टोटल हमारी जो ज़राअत की सर्विसेज हैं वो सिर्फ 1% से भी कम हैं। इस तरह जब तक ये टैक्स बेस नहीं बढ़ाया जाएगा, टैक्स को ब्रॉडनिंग नहीं किया जाएगा, सर्विसेज को आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि ये हमारा PRA में इसका रेवेन्यू में कोई इजाफा हो सके। क्योंकि सर्विसेज का जो 45% है ये सिर्फ़ और सिर्फ हम अर्न करते हैं हमारी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन से। तो दूसरा इसमें जो एडवांस टैक्स है उसमें 10 से 15 एजेंसियां ऐसी बनाई जाएं जो पूरे मुल्क का इजलास उसकी ख़रीदारी करें ज़िम्मेदारों से, और उसके बाद वो जब वो उसको
ख़रीदारी करें तो उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स जो फेडरल गवर्नमेंट का है उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट चार्ज करे, जिसका रेट बहुत ही नॉमिनल होना चाहिए। तो इसके बाद अगर इस तरह से करेंगे तो हमारे पास खुद ब खुद जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। और टैक्स कटौती की एडजस्टमेंट्स ये बहुत ही ज़रूरी है। टैक्स कटौती की एडजस्टमेंट जो है इसको ये मिलनी चाहिए। जो भी कोई प्रोक्योरमेंट की जाती है, कोई सर्विसेज दी जाती हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होता है, अगर वो उसमें एडिशनल एक्स्ट्रा टैक्स आ जाता है या ज़्यादा आ जाता है तो उसकी एडजस्टमेंट मिलनी चाहिए। ये टैक्स पेयर का राइट है, जिससे उसको महरूम नहीं किया जा सकता। और इनपुट की एडजस्टमेंट तमाम उन चीज़ों के ऊपर आनी चाहिए जो हमारी ख़रीदारी और बाकी चीज़ों के अंदर आ रही हैं। तो इसके लिए ख़ास तौर पे जो हमारा फॉरेन रेमिटेंस का है उसके लिए एक अलहदा शेड्यूल जो है वो बनाया जाए, ताकि मुल्की सतह के ऊपर जो आईटी की सर्विसेज हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। जवेद साहब, आप टैक्स हार्मनी के हवाले से हमने एक पीछे प्रोग्राम किया था, उसमें क्या पेशरफत आई हैं और आने वाले बजट में भी उसमें कोई पेशरफत है? देखें, इसके दो सेगमेंट्स हैं। एक तो टैक्स हार्मोनाइजेशन है एफबीआर की और सूबों की। उसके लिए तो नेशनल टैक्स काउंसिल काम कर रही है और उस पर काफ़ी प्रोग्रेस भी है। बहुत सारे एरियाज़ पे डिसीजंस हो चुके हैं, कुछ अंडर डिस्कशन है, तो उस पर तो खासा पॉजिटिव है। अब दूसरा रह गया है कि जो इंट्रा प्रोविंशियल जो इश्यूज़ हैं जो सूबों के माबैन हैं, उसमें खासे प्रॉब्लम्स हैं। उसमें एक तो लीगल प्रॉब्लम ये है कि जी 3 सूबों का लॉ थोड़ा डिफरेंट है, चार्जेबिलिटी के रेफरेंस है बिकॉज ऑफ द रिवर्स चार्ज, और जो सिंध का है वो डिफरेंट है। वो ज़्यादा प्राइमरीली फोकस करते हैं प्रिंसिपल ओरिजिन पे, बाकी सूबे जो हैं वो टर्मिनेशन पे या डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं। तो जो एरियाज़ हैं हार्मोनाइजेशन के, वो सबसे बड़ा एरिया तो है टैक्स रेट्स का है। ठीक है, हर सूबे के टैक्स रेट्स डिफरेंट मुख्तलिफ हैं, स्टैंडर्ड रेट भी डिफरेंट हैं और रिड्यूस रेट भी डिफरेंट हैं, और फिर एग्जेम्पशंस के भी इश्यूज़ हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो किस सूबे में हैं, किसी में नहीं है। इससे खासी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, डिस्टॉर्शंस क्रिएट हुई हैं। तो ये सूबे, इनकी एक फोरम है जो इंटर प्रोविंशियल टैक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी उसको कहते हैं, उसका ऑन एंड ऑफ मंथली या बाई मंथली इजलास होते रहते हैं। सूबे इसमें सिंसियर तो हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन डायमेंशंस जो कि इकनॉमिक भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, उतनी पेशरफ्त हो नहीं रही। अच्छा, इसमें टैक्स एग्जाम्पशन तो मैंने जो मेरे इल्म में इनकम टैक्स पे या वफाक मरकज़ देता है टैक्स एग्जाम्पशन, सूबों में भी टैक्स एग्जाम्पशन होती है खिदमात पर? कुछ हैं, देखें आप, मसलन जैसे एजुकेशन सेक्टर एग्जम्प्ट है। जी जी, हमने 2 साल पहले ये मेडिकल सर्विसेज को टैक्स किया था, अब वो 0 रेट हो गई हैं। फिर ये है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, जी जी, बहुत सारे दुनिया के ममालिक में टैक्सेबल है। बाई एंड लार्ज होता नहीं है, लेकिन सूबों ने इस पर एग्जेम्पशन दी हुई है। इस तरह बहुत सारे सेक्टर्स हैं। पहली तो बात यह है कि ये सारे सेक्टर सर्विसेज के अभी तक टैक्सेबल हुए भी नहीं हैं। ठीक है, ये कुछ 2-3 साल पहले एक एफर्ट हुई थी कि जी आप नेगेटिव टैक्स रिजीम में चले जाएं। उसमें कोई कमेटीज़ भी बनी जिन्होंने इस पे काम करना था, बट समहाउ प्रोग्रेस हो नहीं सकी। तो अगर नेगेटिव टैक्स रिजीम में चले जाते तो फिर ये चीज़ें सिंथेसाइज हो जाती, क्लियर कट हो जाती। अब ये है कि जब तक ये इनके लॉज आपस में एक जैसे नहीं होंगे, टैक्स रेट एक जैसे नहीं होंगे, प्रॉब्लम आता है जहाँ पे मल्टी ज्यूरिसडिक्शन है। जी जी, तो मल्टी ज्यूरिसडिक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो विद होल्डिंग टैक्स का है। विद होल्डिंग टैक्स में प्रॉब्लम ये है कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे टेलीकॉम है, चारों सूबों में है, बल्कि आज़ाद कश्मीर में भी है, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में भी उनकी सर्विसेज हैं। अब मसला ये है कि उसको विद होल्डिंग के लिए मॉनिटर कौन करेगा? सही कह रहे हैं। तो इस पे कभी किसी ने काम नहीं किया, और ना ही वैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का जो विद होल्डिंग जो टैक्स सुन के वो तो 100% है, दूसरे सूबों में तो फिर 20% है, किसमें कम भी है। हाँ, कुछ रेट्स में वेरिएशंस हैं। अब देखें, ये विद होल्डिंग टैक्स क्यों लगाया जाता है? जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होती है वो बाय एंड लार्ज टैक्स ज्यूरिसडिक्शंस के काबू में नहीं आती।
सही कह रहे हैं। उसके लिए ये होता है कि जी आप एक टूल यूज़ करते हैं जिसको हम विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं, हर जगह पे फेडरेशन में भी है, सूबों में भी है। तो 100% में टैक्स रेट विदहोल्डिंग का है, ये वैसे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है जी जी। लेकिन इधर चूँकि प्रॉब्लम्स हैं, HR के प्रॉब्लम्स हैं, और फिर ये है कि पूरा एक टैक्स बेस भी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, तो इसमें इसीलिए जैसे वैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जितनी भी खिदमात पर टैक्स वसूल कर रही है, आपके अंदाज से कितने फ़ीसद है जो विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में इकट्ठा हो रहा है? एज़ ऑफ टुडे अगर मैं कहूँ तो मेरा ख्याल है कि जो अगर से इनका 13-14 बिलियन का महीने की कलेक्शन है जी जी, तो उसमें से कोई अराउंड 3 to 4 बिलियन जो है विद होल्डिंग टैक्स होता है। आप समझ लें कि 20% के करीब आप जिसमें अब हम वफाक को देखते हैं तो उसमें वो 50% ज़्यादा सेल टैक्स है, उसका भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में 85% इनकम टैक्स में भी 60% से ज़्यादा विद होल्डिंग की तरफ रेशो बढ़ रही है कि प्यारे भी उसी तरफ जा रहा है, विद होल्डिंग की तरफ ज़्यादा। देखिए मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि यहाँ पे सर्विस सेक्टर टैक्स प्रोवाइडर खुद जो है ना वॉलंटरी कंप्लाइंस ज़्यादा करता है। जी जी, विद होल्डिंग वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर ज़्यादा है। जी जी, वो कि उस पर भी एक लीगल लकूना है, कोर्ट्स इसको इतना अप्रिशिएट नहीं करती, वो कहते हैं कि जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं करते तो उस पर आपकी विद होल्डिंग टैक्स। अच्छा, जैसे वैसे पंजाब का सूबा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, तो इसमें हम जो टैक्स की शरह है अगर खिदमात पे हम देखते हैं तो 155 या 56% आपका टारगेट है, 56 बिलियन का अरब का टारगेट है। तो ये आबादी के लिहाज से देखा जाए, बिजनेस के हवाले से देखा जाए, ये 500 अरब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 500 का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सेफली ये देखिए, अब सर्विस सेक्टर को आप पॉपुलेशन के साथ ना करें। जी जी, वो अगर आपने करना है तो आप इनकम टैक्स को कर सकते हैं। जी जी, वो भी सारे ही बंदे तो नहीं। मैं जब साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, आपके जो टैक्सेस हैं पंजाब के वो दूसरे सूबे किस तरह उसको वसूल कर रहे हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। काशिफ अनवर साहब, आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से काफ़ी मीटिंग भी आपकी होती है, चेयरमैन साहब से मीटिंग होती है, लाहौर चैम्बर में भी होती हैं, क्या बेहतर तजवीज़ हैं जो आप समझते हैं इन चीज़ों को हटाना चाहिए, इन चीज़ों को लाना चाहिए, ये कानून सख्त हैं या खिदमात पे टैक्स होना चाहिए, इन पे नहीं होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी गवर्नमेंट का अच्छा बच्चा है और हमारे साथ कमाऊ पूत है। नहीं, कमाऊ पूत है, और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि बिज़नेस कम्युनिटी को उस तरह से तंग नहीं करता, और कोई जो बाकी अनफेयर मीन्स और जी बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस तरह के इश्यूज़ नहीं हैं। और जो दूसरी बात है कि देखें, जहाँ तक बात है डॉक्यूमेंटेशन की, तो वो सबको करनी चाहिए, हमारी कौमी जिम्मेदारी है। लेकिन बात फिर वो ये है कि कुछ इश्यूज़ ऐसे आ जाते हैं, जैसे मैं एक आपके PIDC की बात करूं, जैसा भी जावेद साहब ने बात की कि हर सूबे के जो रेट्स हैं वो लहदा हैं, और हर सूबा ये हक समझता है कि वो सर्विसेज के ऊपर अपना टैक्स ले। अब अगर हम पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की बात करें तो पंजाब में वो 0.9% लगा हुआ है, और सिंध का 1.2 अलहदा है। अब ऐसे तमाम इंपोर्टर्स जो यहाँ पर अपनी इंपोर्ट्स पंजाब में क्लियर करते हैं, उन्हें सिंध में भी देना पड़ता है और उन्हें पंजाब में भी देना पड़ता है। लेकिन ऐसे जो सिर्फ अपने माल को आहंगी नहीं है टैक्स कवानीन में या टैक्स रेट में। देखें, बात ये नहीं है, हम आहंगी का भी एक इशू है, लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर भी इज़ अ कॉस्ट एंड इज़ अ बर्डन टू। अब जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप कराची में क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको पंजाब में देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने अब लास्ट टाइम भी मीटिंग्स की, तो हमने यहाँ रिक्वेस्ट ये की कि आप जो सूबे हैं आपस में, ये आप दोनों सूबों का काम है कि आप आपस में इस बात को डिटर्मिन करें कि ऐसी कंसाइनमेंट्स जो पंजाब में क्लियर होती हैं वो सिंध उस पर अपना ज़रूर टैक्स ले, लेकिन कम ले, पंजाब टैक्स ज़्यादा ले ले। तो देखें उस तरह से एक तो जो सबसे बड़ा बात है कि पंजाब का जो रेवेन्यू का जो लॉस है वो उस तरह से नहीं होगा, पंजाब को भी शेयर मिलेगा। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो अवेयरनेस की है कि हमें अवेयरनेस, ये सिर्फ PRA की ही जिम्मेदारी नहीं है अवेयरनेस देना, हम तमाम चैम्बर्स की भी जिम्मेदारी है, फेडरेशन की भी जिम्मेदारी है, एसोसिएशंस की भी जिम्मेदारी है कि इस कानून को, अगर एक कानून आ गया है तो उस कानून को डिबेट किया जाए और पूरे तरीके से अपने मेंबर्स को बताया जाए। और देखें, हम जो पहले आज से 2 साल पहले मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि एज़ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर सर्विसेज का चूँकि इतलाक़ नहीं होता तो उन्हें PRA में अपने आप को रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन PRA का कानून ये कहता है कि एनरोलमेंट और है और रजिस्ट्रेशन और है।
रजिस्ट्रेशन उसने करनी है जो सर्विसेज दे रहा है, लेकिन एनरोलमेंट ऐसे लोगों ने करनी है जो गुड्स में कर रहे हैं डील, लेकिन वो सर्विसेज किसी की ले रहे हैं। जी जी। तो वो यस, वहाँ पर बहुत से कंसर्न्स आ जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर जो है वो लॉयर्स की और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ले रहा होता है, जी जी। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो लोग ही अपने आप को PRA में रजिस्टर नहीं कराते। अब अगर वो रजिस्टर नहीं कराते तो जो सर्विस ले रहा है उसने विद होल्डिंग करके डिपार्टमेंट में जमा करानी है। दैट इज़ अ कॉस्ट ऑफ दैट मैन्युफैक्चरर, कि वो लॉयर या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कहता है कि ये आप अपनी पॉकेट से पे करेंगे। तो हमने एडवाइस ये दी, हमारा जब FEBR के प्लेटफॉर्म से मीटिंग हुई, हमने ये कहा कि आप विद होल्डिंग का जो रेट है अनरजिस्टर्ड के लिए उसको कम कर दें, एज यू वांट डॉक्यूमेंटेशन, यू डोंट वांट रेवेन्यू। तो देखिए इस बात को डिटर्मिन करना बहुत ज़रूरी है। फिर वही FBR वाली बात है जी जी, कि आपको टैक्स बेस को बढ़ाना है या आपको रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए। तो PRA का भी अगर इस बात पे अगर वो चाहते हैं कि अनरजिस्टर्ड लोगों को लाएं, तो जो रजिस्टर्ड हैं मैन्युफैक्चरर्स उन पे अगर चलें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का 5% भी है, दैट इज़ अ कॉस्ट। दूसरा पंजाब ये PRA ये कहता है कि आपने अगर सर्विसेज नहीं तो 5% विद हेल्ड करना है, रिड्यूस रेट है। और FBR ये कहता है कि सर्विसेज पे आपने 8% विद होल्डिंग इनकम टैक्स की करनी है, दैट इज़ अगेन द कॉस्ट ऑफ दैट मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर या वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ये कहता है मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा, ये आप दोगे। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट होगा तो उसको सारे का सारा वो पे करना पड़ेगा। तो देखें बहुत सी ऐसी प्रपोजल्स हैं जो यहाँ दी जा सकती हैं, लेकिन अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं, सर्विस सीकर्स भी जो हैं, उन्हें अपने आप को भी PRA के अंदर रजिस्टर कराने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हसन अली कादरी साहब, जिस तरह काशिफ साहब ने एक निशानदेही करवाई है, जो टैक्स रेट है उनमें भी फ़र्क है। टैक्स जो वहाँ कम को टैक्स देता है, यहाँ कुछ ज़्यादा देता है। पंजाब में कुछ कम देता है, वो सिंध में वो डबल देना पड़ता है। ये इश्यूज़ हैं। आप क्या समझते हैं, इन जो टैक्स रेट्स हैं इनको बराबर सूबे कर सकते हैं? इनमें कोई बेहतर तजावीज़ हैं? अगर कर सकते हैं तो किस तरह मुमकिन, किस तरह? ये भी सब देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि 2019 में मुझे याद है कि ICAP ने नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कराया था, जिसमें तमाम रेवेन्यू अथॉरिटीज़, खा वो PRA हो, SRB हो, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी हो, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी हो, तमाम लोगों को हमने मदऊ किया था। और मेरा ख्याल है जावेद साहब भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, अगर मैं गलती में नहीं हूँ। तो उस वक्त आपको याद होगा कि उस वक्त ये बात हुई थी कि देखिए जो हार्मोनाइजेशन है ना, देखिए बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, सही फरमाया जावेद साहब ने कि हार्मोनाइजेशन या जो भी चीज़ें हैं वो खाली एक रेवेन्यू अथॉरिटी की जिम्मेदारी नहीं है, नेशनल टैक्स काउंसिल के लेवल पे जिम्मेदारी है। और जिस सिंगल टैक्स रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, जब तक हम लेजिस्लेशन नहीं लेके आएंगे ना, देखिए जब हार्मोनाइजेशन या सिंगल रिटर्न की बात तब आएगी जब कानून में हार्मोनाइजेशन की आप बात करें। जी जी। जब तक कानून में हार्मोनाइजेशन नहीं होगी, आप सिंगल टैक्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि चार्जेबिलिटी का भी इशू है। कोई HS कोड चार्जेबल है एक जगह तो दूसरा नहीं है। फिर टर्मिनेशन और ओरिजिनेशन का बहुत बड़ा इशू है, और ये आज से नहीं कई सालों से चलता आ रहा है। जी जी। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा इशू रिवर्स चार्ज का है, जी जी, जो कि बड़ा सीरियस इशू है और जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। और जैसे काशिफ भाई ने कहा, मैं बिल्कुल इनकी बात को सेकंड करूंगा कि ये किस तरह के मसाइल हैं जो सूबे आपस में बैठ के तय कर सकते हैं। लेकिन देखें उसके लिए ज़रूरी ये है कि सूबे ने अपना मफाद देखना है ना। मिसाल के तौर पे PRA है, उसने देखना है कि मेरा रेवेन्यू लॉस ना हो। SRB है, उसने देखना है मेरा रेवेन्यू लॉस ना हो। बात जो दोनों की जायज़ है, लेकिन वहाँ आर्बिट्रेटर का जो लोग है। हसन भाई, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से पहले मैं आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में मिनिमम थ्रेश होल्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्या ये मुकर्रर होना चाहिए? क्यों ये तजवीज़ देनी चाहिए या नहीं? आप ब्रेक से बाद आपसे जवाब लूँगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी हसन साहब, माज़रत के साथ देखें, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ लाहौर टैक्स बार की। मैं ICAP में भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, इन्होंने मदऊ किया। लाहौर चैम्बर में कर्टसी काशिफ साहब बैठे हुए, फाइनेंस एंड टैक्सेशन कमेटी के अंदर वो मदऊ करते हैं, हम लोग जाते हैं। देखिए हम हमेशा बात करते हैं कंप्लाइंट टैक्स पेयर की। जी जी। हम नॉन कंप्लाइंट टैक्स पेयर की सर बात नहीं करते। आप कंप्लाइंट टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें,
और ये बात बिल्कुल ही वाज़े तौर पे गलत है कि हम कहें नहीं मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए। देखिए आप लोगों को इस चीज़ पे तो आमादा करें ना कि जी रिटर्न फाइल करें। मैं कहता हूँ जी आपका टर्नओवर 0 है, आप रिटर्न फाइल करें। इंटरनेशनली ये कॉन्सेप्ट है कि आप रिटर्न फाइल करते ही करते हैं, चाहे आप 0 टर्नओवर पे क्यों ना खड़े हों। ठीक है। अगर आप कंपनी हैं, इंडिविजुअल हैं, यू आर ड्यूटी बाउंड टू फाइल अ रिटर्न। देखिए मुल्क हमारा है, हमने इसके लिए कंट्रीब्यूट करना है। हाँ, जो खर्चात हमें FBR से होते हैं, PRA किसी हद तक हमारे जो कंप्लाइंट टैक्स पेयर है, मैं तो कहूँगा उसका किसी हद तक एक अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो गाइड भी करता है, वो समझाता भी है, वो अगर गुस्सा भी करता है तो एक तरीके से करता है। FBR का गुस्सा और PRA की अथॉरिटी का गुस्से में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी जी। वो अगर किसी के साथ गुस्सा आप इस्लाह के लिए करें ना हुजूर, तो उसमें बुराई नहीं मानी जाती। सही कह रहे हैं। क्योंकि उसका मकसद इस्लाह है। अगर मकसद किसी को मारना है तो वो बात कुछ और है, अगर मकसद इस्लाह है तो उसमें मेरी नज़र में हर्ज कोई नहीं। तो अगर थ्रेशोल्ड की आप बात करें तो मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। अच्छा, जिस तरह नेशनल सेल टैक्स की रिटर्न आई है, जी जी, उसमें अब सूबों और मरकज़ के दरमियान जो इनपुट आउटपुट उसका मामला हल नहीं हुआ अभी तक, उसी तरह ही है। आप इसको किस तरह देखते हैं, किस तरह हल हो सकता है? देखिए यूबी साहब, फिर वही मसला आ जाता है ना कि देखें आप लेजिस्लेशन जब तक एक ड्रॉ नहीं करेंगे ना, जी जी, आप IRS पे जो मर्जी सिस्टम बना लें, आप स्ट्राइव लें, आप कुछ भी लें, वो वर्केबल ज़रूर होगा। दिखाने के लिए एक मॉड्यूल है, IT का मॉड्यूल है, आप दिखा सकते हैं। लेकिन जब तक आप मसाइल को आपस में हल नहीं करेंगे, वो मसले हल इन एसेंस होंगे नहीं। और इसका सिंपल हल यही है कि आप रेट्स जो है वो यूनिफॉर्म करें, पहली बात। नंबर 2, आप कॉन्सेप्चुअली एक चीज़ को असेस करें कि जहाँ पे देखें या तो आप टर्मिनेशन की तरफ आ जाएं या ओरिजिनेशन की तरफ आ जाएं। जी जी। अभी जो समझ आती है, जैसे जावेद साहब ने कहा, मैक्सिमम सूबे टर्मिनेशन की तरफ है, सिंध जो है वो ओरिजिनेशन की तरफ है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। तो बात है कि या तो एक बंदा दूसरे की बात मान ले, या अगर कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल है तो उस कॉन्फ्लिक्ट के लिए कोई रूल्स डिवाइस किए जाएंगे। ठीक है जी, अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और टैक्स का रेट मिसाल के तौर पे 16% है, तो ठीक है, एक सूबा 10% ले ले, एक 6 ले, 6% ले ले, या 8% कर दिया जाए, वॉट एवर इट में। पहले तजुर्बा हो चुका है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने किया है। जवेद साहब से उसका जवाब ले लेते हैं। जवेद साहब, एक तो जो नेशनल सेल टैक्स का इनपुट आउटपुट अभी वाज़ेह नहीं है, इसका सद्देबाब क्या होगा। दूसरा, आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सिंगल स्टेज टैक्स का जो निज़ाम मुतारफ़ करवाया था, उसके जो मेरा अंदाज़ा है, जो मुझे पता है, मुस्बत नताइज निकले। रेवेन्यू कलेक्शन में भी उसमें डबल ग्रोथ हुई। तो आप किस तरह इनको निज़ाम को देखते हैं? आना चाहिए सिंगल स्टेज टैक्स निज़ाम को लाना चाहिए, और दूसरा नेशनल सेल टैक्स का जो रिटर्न है उसका इनपुट को लिए क्या बेहतर? पहले मैं सिंगल स्टेज टैक्स की बात कर लूँ। जी जी। मेरा ख्याल है सच कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि सिंगल स्टेज टैक्स इस सूरत में हो सकता है कि आप रिड्यूस रेट हैं और ले लें और उस पर इनपुट अलाउ ना करें। जैसे आप अब रिटर्न में हुआ है आउटपुट इनपुट नहीं है, तो सिंगल स्टेज भी कर लें उसको, वो आप इस तरह कह लें। लेकिन चूँकि इसकी जो प्रिंसिपल है वो VAT है, जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। जी जी। तो उसमें इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए, ये डिस्टॉर्शन है। ठीक है। असल इशू होता है कि पूरी वैल्यू चेन को कवर करना, उसको कैप्चर करना। जब आप सिंगल स्टेज पे लाएंगे या आप एक फाइनल टैक्सेशन कर देंगे सॉर्ट ऑफ रिड्यूस रेट में, तो वो सारी चेन जो है बीच में से निकल जाती है। सही कह रहे हैं। तो उससे आपका टैक्स बेस जो है वो बिखर जाता है। तो मैं तो आइडियली प्रिंसिपली इसके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन कुछ इकोनॉमिक रियलिटीज़ ऐसी होती हैं या डोमेस्टिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे हमें लेवर करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स को रिड्यूस रेट देना पड़ता है। जी जी। एज ए बेट, मतलब अब हम कुछ हमारे ओपिनियन लीडर्स होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या लॉयर्स हैं। जी जी। तो उनको हमने रिड्यूस रेट इसलिए किया कि चले वो टैक्स नेट में आए। जी जी। अब इश्यूज़ हैं, बहुत सारे हैं। अब दूसरा, वो जो इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट का है, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इशू है। इशू सिर्फ परसेप्शन का है। सही है। FBR बाय एंड लार्ज सूबों को अभी तक सर्विस टैक्स को, वैसे जो सूबे हैं जो टैक्स का दायरा कार है खिदमात पर, उसका तयन किस तरह किया जाता है? जिस तरह अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उसके जो मेम्बरान हैं उनमें बहुत शदीद बहम पाया जा रहा है, क्योंकि कराची कहता है सिंध रेवेन्यू बोर्ड ये हमारा टैक्स है, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस इसमें कराची में है, लेकिन पंजाब में जो खिदमात दे रहे हैं वो परेशान है, वो पंजाब में दें या सिंध रेवेन्यू बोर्ड को दो। इनको सदैव किस तरह आप देखते हैं, किस तरह बेहतर किया जा सकता है? कोई इस तरह घबराने वाली बात नहीं है। प्रिंसिपल तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड ही हैं। 3 सूबे प्रिंसिपल ऑफ टर्मिनेशन पे बात करते हैं, टैक्सेशन करते हैं, सिंध प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन पे करता है। ये सारी दुनिया में यही है। लेकिन अब जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं, जी जी, सारी दुनिया में इस पे झगड़ा रहता ही रहता है। सही है।
अब लेटेस्ट ट्रेंड ये आ रहे हैं कि जो डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, ये क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं या ई कॉमर्स है, उसमें तो आप प्रिंसिपल ऑफ टर्मिनेशन पे ही टैक्स कर सकेंगे, अदरवाइज तो आपके पास अब एक नॉन रेजिडेंट है, ऑनलाइन सर्विस आपको बाहर बैठा प्रोवाइड कर सकता है, अगर आपने उधर टैक्स लेना है तो आप टर्मिनेशन पे ही लेंगे। ठीक है। हाँ, ये है कि यूएस ने इस पर डिफरेंट रखा हुआ है, उन्होंने यूएस टैक्स के नाम से एक डिफरेंट किस्म का इनोवेटिव सेल्स टैक्स सिस्टम है उनका। अच्छा, जो पंजाब में खिदमात देते थे ये स्टॉक एक्सचेंज वाले, अगर कराची को अदा करेंगे तो WWF जो वर्कर वेलफेयर फंड है उसको अब मरकज़ वसूल कर रहा है कि सूबे PRA कर रहा है? अगर नहीं तो कराची जो जिस तरह इसका मेन ऑफिस, हेड ऑफिस पंजाब में है, तो ये पंजाब वसूल करेगा सारा? उस पर लिटिगेशन चल रही है, उस पर सिंध हाई कोर्ट का एक डिसीजन आ गया था कि आप जहाँ पे एम्प्लॉई बेस करते हैं वहाँ पे आप ले लें। फॉर एग्जांपल एक हेड ऑफिस कराची में है एक कंपनी का, कॉर्पोरेट का, उसकी अगर फैक्ट्री यहाँ पे है, बेसिकली तो दिस इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़ या लेबर की। ठीक है। तो प्रिंसिपली तो उधर ही होना चाहिए जहाँ पे लेबर सिचुएट करती है। इसको हम टैक्स की लैंग्वेज में टैक्स साइटस कहते हैं कि जहाँ पे इंसिडेंस टैक्स का होगा जी वहीं पे होना चाहिए। अब रहेगी कलेक्शन की बात, सिंध ने सबसे पहले शुरू किया था WWF, और वहाँ पे वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड भी वो कलेक्ट करते हैं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। जी। यहाँ पे समहाउ वर्कर पार्टिसिपेशन फंड PRA नहीं कलेक्ट कर रहा, लेकिन WWF PRA कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि उनका मेन ऑफिस तो पंजाब में है। जो अगर यूनिट एक फैसलाबाद में, एक सिंध में, एक KPK में है, तो फिर वो वर्कर वेलफेयर फंड फिर वो पंजाब को देगा। प्रोपोर्शनेटली कलेक्शन होती है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें सूबों को बैठ के कोई फार्मूला डिसाइड करना चाहिए और कोई प्रिंसिपल डिसाइड करना चाहिए। ये उसी तरह है जिस तरह के मल्टी ज्यूरिसडिक्शन टैक्सेस में इश्यूज़ हैं, इसी तरह WWF के भी इश्यूज़ हैं। फिर टैक्स नेशनल टैक्स काउंसिल जो आप कह रहे हैं वो काम करिए, इस पर कोई वर्क नहीं अभी तक उसके एजेंडा पे ये चीज़ नहीं आई, क्योंकि ये लिंक्ड है आपकी डेवोल्यूशन जो 18th अमेंडमेंट के बाद है, उस पर चूँकि पूरी तरह डेवोल्यूशन हुई नहीं है, तो इसलिए नेशनल टैक्स काउंसिल ने बड़ा एक लिमिटेड सा उसका स्कोप है। बाज़ लोग तो कहते हैं कि वो एक इलीगल फोरम है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है। सही। अभी इंडिया में जो है वो नेशनल टैक्स काउंसिल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है और उसकी नेचर बाइंडिंग है, उसकी जो डिसीजन की मैकेनिज़्म है वो भी डिफरेंट है, वो मेजॉरिटी वोट से होता है। वो अथॉरिटी बन चुकी है ना? नहीं, वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इज़ डिफरेंट और नेशनल टैक्स काउंसिल उनकी वो डिफरेंट है। तो उधर लेजिस्लेटिव कवर है, इसमें लेजिस्लेटिव कवर जो है वो नहीं है। सही। इसको एक नोटिफिकेशन के थ्रू किया गया और आई एम अफ्रेड इसकी कोई कानून, कोई तजावीज़ की अहमियत नहीं है। नहीं, अहमियत तो बिल्कुल है, अहमियत तो कोई नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग नेचर चैलेंज भी हो सकती है। चैलेंज भी हो सकती है। काशिफ साहब, जिस तरह सूबे में मैंने कहा एक प्लांट किसी का इधर है, एक उधर है, तो जो टैक्स पेयर तो आसानी ढूंढता है ना, मेरे को टैक्स आसानियाँ हो, मुझे एक जगह पे टैक्स ज़्यादा या थोड़ा है अलग बात है, लेकिन एक जगह पे मुझे वो दे दो, मेरी जान छूट जाए। आप क्या तजवीज़ देंगे इस पर कि किस तरह हो सकता है? जो सबसे बड़ा इशू है, जो हम फैसिलिटेशन की बात करते हैं बात और हम बार बार ये कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए टैक्सेस के लिए। देखें, अब एक कोई भी, चलें आप मैन्युफैक्चरर की बात कर लें, जी। उसने सिर्फ FBR को डील नहीं करना, उसने EOBI, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, सेस, लेबर, उसने तमाम डिपार्टमेंट्स को डील करना है। तो देखें, अब हम अगर WWF का ही आप मामला ले लें, जी। अगर हम इस तरह से भी डिवाइड कर दें कि अब मैंने ही एडवाइस ली कि जी देखें अब इसको कैसे दिया जाना चाहिए, और इससे कुछ साल पहले तक FBR और PRA में डिस्प्यूट चल रहा था। अब FBR कहता था ये हमारा हक है और PRA कहता था ये हमारा हक है, लेकिन अब ये हुआ कि जी PRA, अब हमने ये PRA को जमा कराना है क्योंकि उसकी रिटर्न के साथ आ गया है। अब बात ये है, उस पर एडवाइस ये दी गई कि आप प्रोपोर्शनेट दे दें, जहाँ पर आपके जितने वर्कर्स हैं उसके मुताबिक अदा कर दें। अब एक और बात जो सबसे मज़ेदार बात है, अगर मैं एक कंपनी हूँ और मेरे चारों सूबों में ऑफिसेज हैं, तो मुझे चारों सूबों में अपने इनकी रिटर्न्स डालनी है सर्विस की, और मुझे चारों सूबों में फिर उनकी तो नेशनल सेल टैक्स की रिटर्न आ गई। देखें आ गई, बिल्कुल आ गई। सहूलत है ताजिर के लिए, बिल्कुल सहूलत है। देखें, ये आप आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं।
अभी तक बहुत सी चीज़ें लिटिगेशन में चल रही हैं। अभी तक आपकी जो रिटर्न है, पिछले माह जो आपकी सेल्स टैक्स की पीआरए के रिटर्न थी, उन्होंने कहा जी पुराने तरीके से ही आप जमा करवा दें। तो देखें अभी हम तो तब उसकी बात करेंगे ना जब वो एक्टिवली उस तरह से आ जाएगी और उसमें कोई अभाम नहीं रहेगा और उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं रहेगी। तो हमें तो बात तब करनी है ना कि उसको हाँ ये बिल्कुल एक्टिवेट हो गई है और ये इनपुट आउटपुट मिल रहा है, इसमें कोई ऐसी लिटिगेशन नहीं है। अब बहुत सी चीज़ों पे हमारी लिटिगेशन चल रही होती है। तो देखें हमने तो तजवीज़ इस तरह से देनी होती है कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको आ रही होती है हमने तो उसके एवज़ में बात करनी होती है ना। और अगर डिपार्टमेंट हमारे सामने सिर्फ इस तरह से आ जाए कि ये हमारे सिर्फ मुखालफत में ही बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम अपने राइट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, डिपार्टमेंट अपने राइट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो हाउएवर जी बात यह है कि जब तक आप फैसिलिटीज़ नहीं देंगे हमको, फिर वही बात है कि हम ये चाहते हैं कि हम कम से कम रिटर्न्स को सबमिट करें। हम कम से कम अब जैसे तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तो ओपन डोर पॉलिसी को उन्होंने मैंने तो पहले तारीफ की सेल टैक्स की रिटर्न को आज पूछने के लिए, भरने के लिए, तो उसको भी मैंने तो तारीफ की। देखें मैंने पीआरए की तारीफ की कि पीआरए गाइड करता है। अब हमारे लाहौर चैम्बर के साथ ही फैसिलिटेशन आपका जो पीआरए का है ऑफिस है, वहाँ पर एनफोर्समेंट ऑफिसर उमर साहब हैं। अब इज़ वेरी कोऑपरेटिव, बल्कि हत्ता कि आप तो हेल्पलाइन पे भी बात करें तो वो ज़रूर वो गाइड करते हैं सारे। और वो तो बार बार ये भी कह रहे होते हैं कि आप जहाँ बुलाएं, चैम्बर में बुला लें, फेडरेशन में बुला लें, किसी एसोसिएशन में बुला लें, हम आने को तैयार हैं। लेकिन बात पर वो यही है कि जो एक टैक्स पेयर का टैक्स नेट के अंदर आने का खौफ, और देखें बहुत सी चीज़ें जो होता है हम इंडिविजुअली तौर पे वो सबमिट नहीं कर पाते। हमें अल्टीमेटली एक लॉयर के पास जाना है कि भाई आप इसको फीड करें। मैं तो बात करूँगा मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर ने तो फिर हायर करनी है सर्विसेज, ये आना चाहिए। और जो बहुत ज़रूरी बात है, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सबको बीच में आना चाहिए। अगर आप ये करें कि आप 40 लोगों को लें और 60 लोग बीच में नहीं आते, तो अल्टीमेटली उनका वहाँ पर बेनिफिट हो जाता है, जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आते। और फिर बात यही कही जाती है कि वो लोग ज़्यादा बेहतर हैं जो टैक्स नहीं देते, और वो लोग कम बेहतर हैं और वो लोग खसारे में हैं खिदमत में। जो ऐसा नहीं है जो बीच में आ जाते हैं। जी हसन साहब, जिस टाल मैन्युफैक्चरिंग का मसाइल है आज तक सूबों के दरमियान, वफाक के दरमियान चल रहा है। WWF की जैसे मैंने बात की, वैसे भी बहुत से ऐसे टैक्सेस हैं जिन पे इख्तलाफात है मरकज़ का और सूबों का, क्योंकि आप चार्टर अकाउंटेंट आप बेहतर जानते हैं कवानीन को किस तरह आसान किया जा सकता है, किस तरह बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। देखें इसमें जो है ना एक सर मैं आपको एक बात बताऊं, देखें टैक्स जो है ना अल्टीमेटली इसमें दो किस्म के इश्यूज़ हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपका बिजनेसमैन है ना या टैक्स पेयर है, उसने तो टैक्स देना ही देना है, चाहे वो फेडरल को दे या प्रोविंशियल को दे। अभी जैसे आप काशिफ साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, अगर मैं बात करूं कंप्लाइंट टैक्स पेयर की, तो उसको टैक्स जो जायज़ टैक्स है वो देने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ इशू क्या आ जाता है कि डबल टैक्सेशन एक अलमिया है जी जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो टैक्स पेयर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं 2 मरतबा टैक्स दूँ, मैं विफाक को भी दूँ और सूबे को भी दूँ। तो ये अब चीज़ डिसाइड होनी चाहिए कि वो टैक्स सूबे को बिलोंग करता है या वफाक को बिलोंग करता है। जैसे कि अभी जावेद साहब कह रहे थे WWF के बारे में, बिल्कुल मैं बात को सेकंड करूँगा कि एक फार्मूला तय होना चाहिए जिसके ज़रिए WWF को देखा जाए। और जहाँ तक टॉल मैन्युफैक्चरिंग की बात है, वो भी कुछ जजमेंट्स के ज़रिए डिसाइड भी हुआ है कि जी वो फेडरल के पास जाएगा, लेकिन अभी वो बात अंडर डिस्कशन है। लेकिन देखें उसमें चीज़ असल ये आ जाती है जो काबिल गौर बात है कि मसला ये है कि जब आप डबल टैक्सेशन करते हैं ना, तो वो टैक्स पेयर के ऊपर बर्डनसम हो जाती है। अब ये जो आपका रिवर्स चार्ज का भी इशू है या ओरिजिनेशन टर्मिनेशन का इशू है, बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं। मैं इससे भी एग्री करता हूँ कि बिल्कुल प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने UK में HMRC के साथ डील किया है, हमने वहाँ भी देखा है प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन देखें जब कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, तो अगर आप टैक्स पेयर को कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन दे देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई भी लॉ बाय एंड लार्ज, चाहे वैट का लॉ हो या कोई भी लॉ हो, वो 100% फुल प्रूफ नहीं होता। तो उसको जब तक आप उस तरह नहीं देंगे, मतलब फैसिलिटेशन नहीं देंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये वाली फैसिलिटेशन जो है अगेन नेशनल टैक्स काउंसिल के लेवल पे है, ये फैसिलिटेशन जो है अथॉरिटीज़ के लेवल पे नहीं है। नेशनल टैक्स काउंसिल जब तक प्रॉपर एक्टिवेट नहीं होगी, और फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब आप सिंगल टैक्स रिटर्न की बात करते हैं, तो इस बात को आप कैसे वाज़े तौर पे करेंगे कि अगर मैं एक रिटर्न भर रहा हूँ, तो मैंने तो देखे ना जी, मैंने मिसाल के तौर पे सिंगल टैक्स रिटर्न भरी, अब मेरा टैक्स बना 5 लाख रुपया, तो बीइंग अ टैक्स पेयर ये मेरा काम नहीं है कि मैं देखूँ कि 5 लाख में से PRA का मेरा कितना शेयर है, मेरा SRB का कितना शेयर है, या मेरा फेडरल का शेयर कितना है।
मुझे तो आप एक ऐसी रिटर्न डिज़ाइन करके दें कि मैं 4 लाख रुपए टैक्स दूँ और आपकी एक ऐसी अथॉरिटी हो जो सूबों के दरमियान और फेडरल के दरमियान टैक्स बांट दे। जी जी, ठीक है, मेरा ये काम नहीं है। और फिर मेरी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस भी तो आप कम करें ना। देखिए, टैक्स पेयर की कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस आप कहाँ ले गए? मैं बीइंग अ कंसल्टेंट भी यही कहता हूँ कि देखें, फाइलिंग ऑफ रिटर्न की कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम एज ए रिटेनर काम करते हैं, दोस्तों के लिए कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं, वो उनको कंप्लायंस समझाने के लिए या एडजुडिकेशन के लिए काम करते हैं, बाकी चीज़ों के लिए काम करते हैं। बट बाय एंड लार्ज रिटर्न फाइलिंग का जो सूरत हाल बन गई है, हर जगह मुख्तलिफ रिटर्न आ रही हैं, उसकी कंप्लायंस की जो कॉस्ट है वो एक तरह की अनड्यू हार्डशिप क्रिएट करती है। हसन साहब, एक जिस तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 2 साल पहले 20 से 25 सर्विसेज पे 16% से 5% टैक्स किया। जी जी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अलावा दूसरी सूबाई अथॉरिटीज़ हैं, क्या एक ही टैक्स रेट मुकर्रर कर दें 5%, सिंगल स्टेज कर दें, कोई भी 9%, 8%, इनपुट ख़त्म ही कर दें? क्या मुमकिन है? दूसरा, जिस तरह पेनल्टीज़ और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज बहुत ज़्यादा हैं, जो लोगों को टैक्स नेट में लाना है, दस्तावेज़ माशरत की तरफ लाना है, तो उनके लिए कोई एमनेस्टी तजवीज़ करनी चाहिए सूबों को भी या नहीं? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लूँगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी हसन साहब, पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि यूबी साहब, एमनेस्टी जो है ना, अल्फाज जो हम एमनेस्टी यूज़ करते हैं, ये बेसिकली एक बहुत ही बुरा लफ्ज़ है हमारे माशरे के लिए। मेरा ख़्याल है हमें ये कहना चाहिए कि हमें टैक्स इंसेंटिव मिलना चाहिए। एमनेस्टी का लफ्ज़ जो है ना, हमें अपनी किताबों में से निकाल देना, उठा के बाहर फेंक देना चाहिए और हमें टैक्स इंसेंटिव की बात करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा टैक्स पेयर के साथ जाती है। अगर आप टैक्स इंसेंटिव की बात करते हैं तो बिल्कुल टैक्स इंसेंटिव होना चाहिए, लेकिन उसमें देखिए हमारे टैक्स पेयर की भी गलती है। मैं किसी एक की साइड नहीं लूँगा, लेकिन जैसे अभी जावेद साहब ने बात की कि होता क्या है, असल में रेट रिड्यूस क्यों किया जाता है? रेट रिड्यूस इसलिए किया जाता है कि एक बच्चा मिसाल के तौर पे स्कूल जा रहा है, तो उसको माँ जो है एक इंसेंटिव देती है, ठीक है बेटा वापस आओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगी, आइसक्रीम दूंगी। मैं लाइटर नोट बात कर रहा हूँ। तो अब अगर बच्चा ये आदत बना ले कि नहीं जी मैंने डेली 2 स्कूप आइसक्रीम ही खानी है, और वो क्या नहीं जी मैंने ब्रांडेड आइसक्रीम खानी है बास्किन रॉबिन की, तो वो भी तो जाती है ना जी। तो बात है कि अगर 5% कर दिया गया है तो वो आपको इसलिए किया गया था कि आप हैबिचुअल हो जाएं, और मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरिएट करना चाहिए। और ये बात भी मैं इत्तेफाक नहीं करता आपकी बात से कि 5% तमाम सर्विसेज के लिए होना चाहिए। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरिएट करेगा कि 5% फ्लैट रेट स्कीम चलती है या नहीं चलती। अगर आप इंटरनेशनली कानून देखें, यूके को देख लें, तो वहाँ फ्लैट रेट स्कीम कुछ चीज़ों पे है, कुछ चीज़ों पे फ्लैट रेट स्कीम नहीं है। तो बरतानिया में तो फ्लैट रेट नहीं सर है, मैं मानता हूँ है, लेकिन तमाम पे नहीं है। सही है। देखिए हर चीज़ पे फ्लैट रेट स्कीम लागू नहीं होती, वो मुख्तलिफ चीज़ों पे है ना। ट्रेडर्स पे फ्लैट रेट स्कीम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद साहब। तो बात है कि आप अक्रॉस द बोर्ड फ्लैट रेट स्कीम नहीं लेके आ सकते। हाँ, लेकिन जिन इंडस्ट्री को आपने सपोर्ट करना है, लाइक आपकी कोई सिक इंडस्ट्री है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल आप इंसेंटिव दें। अच्छा, जिस तरह सिंध रेवेन्यू बोर्ड करता है, जब जून आता है करीब, जी जी, तो वो पेनल्टीज़ जो होती हैं या डिफ़ॉल्ट सरचार्ज होता है, उसको वो कहते हैं यार कम करवा के आप उस काम खत्म कर दो। उसमें तो कानून जो है ना, उसमें यूबी साहब कानून बड़ा क्लियर है लीगली। मैं जो समझता हूँ ज़ाती तौर पे एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बात करूँगा कि देखिए मिनेजरिया जो है ना, जब तक इस्टेब्लिश ना होना तो पेनल्टी हायर साइड पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पेनल्टी का मकसद आपका ये है कि आप टैक्स पेयर को ये बता रहे हैं कि आपने गलत काम किया है और नेक्स्ट टाइम से आपने इसका ख्याल रखना है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कि वो चीज़ इंटेंशनल हो जाए, वो एक बात अलग है। तो जब तक ये चीज़ इस्टेब्लिश ना हो तो पेनल्टी को हायर साइड पे नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा, मादत के साथ अब बात करनी पड़ेगी, वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, कि उन्होंने POS के ऊपर जो है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की पेनल्टी रख दी। देखिए, जब आप POS के लिए लोगों को इंक्लाइन करना चाह रहे थे तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप 15 या 20 लाख की पेनल्टी क्यों लगाते। अब अगर मेरी सेल ही मिसाल के तौर पे 25 लाख रुपए महीना है, मैं एक बात कह रहा हूँ, और आप मुझे कहते हैं जी POS नहीं लगाओगे, 20 लाख रुपए का जुर्माना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? देखें ना, कुछ रियलिस्टिक फिगर्स की भी तो बात करें ना। तो PRA का जो मुझे नज़र आता है अभी तक इनकी फिगर्स रियलिस्टिक हैं किसी हद तक, लेकिन येट अगेन जो प्रिंसिपल है वो वही है, वही स्टैंड करता है कि पेनल्टीज़ हायर साइड पे नहीं होनी चाहिए। जी जी, जावेद साहब, जिस तरह अभी बात हो रही थी, क्या माजी के जो मामलात हैं उनको निपटाने के लिए आप समझते हैं कोई जितना सरचार्ज है, पेनल्टीज़ हैं, इनको छूट दी जा सकती है, उनको लाया जा सकता है टैक्स नेट में? तो किस तरह मुमकिन हो सकता है? ये मुमकिन है? मैं इस पे ज़्यादा फोकस मेरा नहीं होता कि
आप पेनल्टीज और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज को आप वेव कर दें और एमनेस्टी दे दें या इंसेंटिव दे दें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंसेंटिव दें। जी जी। एक इंसेंटिव हमने दिया था कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू करें, उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और उस पर हमने वेवर दिया है 11% टैक्स का। ठीक है। लेकिन हमने उसको ट्रेड ऑफ किया और अच्छी तरह किया, हमें उससे ज़्यादा रिटर्न्स आई हैं। मेरी ख्वाहिश थी, आज से 2 साल पहले मैंने ट्राई किया था कि हम रजिस्ट्रेशंस पे एमनेस्टी दे दें, वन टाइम वेवर दे दें कि जो वॉलंटरी रजिस्टर कराएगा उसका पिछला टैक्स उसका रिड्यूस रेट पे हम ले लेंगे या वेवर दे देंगे या वट एवर इट इज़। जी जी। बस समहाउ एक फियर होता है टैक्स अथॉरिटीज़ में या टैक्स कलेक्टर के जहन में कि जी बहुत सारा टैक्स ज़ाया हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो फिर उसको इतना कोई नॉड नहीं मिला। अनफॉर्चुनेट है। अब ये पहली दफ़ा हो रहा है कि टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं ये एक्सपेरिमेंटेशन के लिए डर नहीं रही। देखिए, सबसे पहले तो PRA ने शुरू किया रिम्स। जी जी। वो बहुत पॉपुलर हुआ, हमने नामी स्कीम रखी, उसको फॉलो FBR कर रहा है। जी जी। POS की सूरत फिर में हमने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग के रूल्स बनाए, उसको हमने कन्वर्ट किया रिम्स को EIMS में, वो भी हमने 3-4 साल पहले किया। जी जी। अब सारी दुनिया में जो मेजर चीज़ है वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल है। सही है। और उसके लिए ई-इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया के बहुत टेक्नोलॉजी है जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए। फ्रांस, जर्मनी, यूके में पूरा एक प्रोजेक्ट है मेकिंग टैक्स डिजिटल पे। ठीक है। वो अभी तक उन्होंने भी ये टाइमलाइंस ही दी हैं, किसी ने फुली कंट्रोल नहीं किया। अब जैसे ये कह रहे थे कि जी आप हमें रिटर्न्स पे हमें कॉस्ट आती है, तो हमारा तो प्रोजेक्ट है एक बहुत बड़ा प्री पॉपुलेटेड रिटर्न का कि आप ई-इनवॉइसिंग पे आएँ जी, तो सिस्टम खुद ही आपको प्री पॉपुलेट जनरेट कर देगा। जी जी। तो आपको तो आने की ज़रूरत ही ना, आप किसी को फीस देने की ज़रूरत है। वी कैन सेंड यू द रिटर्न। अभी हमारा पार्शियल सिस्टम ऑपरेटिव है और ये मैं फॉर्चुनेटली IR कोर्ट कमेटी जो रिव्यू को कर रही है लॉज को, FBR, उसका भी मेंबर हूँ। तो मैंने तो उधर एक प्रपोज़ल दी है उनको कि मैंने कहा आप प्री पॉपुलेट में जाएँ और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग में जितनी जल्दी हो सकता है आप जाएँ। जी जी। उससे एक तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, दूसरा टैक्स फ्रॉड रुकेंगे, और तीसरा ये है कि प्रोसीजर बड़े इजी हो जाएंगे। जब तक ये ट्रांजैक्शन अथॉरिटीज़, टैक्स अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में नहीं आएंगी, अब उससे आप आगे बढ़ें। जी जी। उस पर आपको ऑडिट के लिए सिलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। यू कैन डू मैस ऑडिट्स, आप उस पर सिस्टम ऑडिट कर सकते हैं, आप ट्रांजैक्शन ऑडिट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सारी दुनिया में। ये बाय वर्च्यू ऑफ आप पेंडेमिक की आप मेहरबानी समझ लें या जो भी है, उससे डिजिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया। जो सब ये एंड पे जो आने वाला बजट है, तो आप टैक्स एडवाइज़र हैं, क्या तजवीज़ देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आने वाले बजट में? कोई खिदमात देने वाले लोगों के लिए कोई खुशखबरी है? मेरा अपना जो ख्याल है ना, फिर वो जी जी काशिफ साहब से मेरी थोड़ी सी होगी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय एंड लार्ज बहुत बड़ा सेक्टर है। मैं रिलीफ देने के हक़ में हूँ जो पर्सनलाइज सर्विसेज है, लाइक हेयर ड्रेसर है, लाइक ब्यूटी पार्लर है, लाइक आर्किटेक्ट है, वो जो पर्सनल सर्विसेज। जी जी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कवर करता है सारी एक चेन को। जी जी, कोई शक नहीं इसमें। इस पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। और जो इन पे जो भी सर्विसेज आप एक्वायर करेंगे या गुड्स पे आपको इनपुट मिलता है, तो आपको इसमें घबराना नहीं चाहिए। दूसरा ये है जो आपने अब पहले तो डिवीज़न सतह पे अपने ज़िला ऑफिस बनाए, अब ज़िला पे भी जिस तरह सियालकोट में आपने इफ्तिताह किया है ज़िला ऑफिस का, क्यों ज़िला सतह पे ले जा रहे हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटीज़? देखिए, वहाँ पे जहाँ पे पोटेंशियल है, जैसे रहीम यार खान में भी कोई डिवीज़न नहीं है, लेकिन वो पोटेंशियल है। पहले हाँ, पोटेंशियल इसलिए कि वो एंट्री पॉइंट है, और फिर वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, फिर सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा है। सही कह रहे हैं। लाइक आप उसमें ये देख लें जो डीलिंग होती है हमारे ये आड़ती सामान की या जो ऑयल की कैरेज का बहुत बड़े एक वहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है। तो सियालकोट, अब अनफॉर्चुनेटली सियालकोट इज़ नोन फॉर एक्सपोर्ट्स। जी जी। लेकिन इसकी तरफ शायद कभी इनका ध्यान नहीं गया। तो एक्सपोर्ट जो बैक एंड पे एक्सपोर्ट्स के जो सर्विसेज रिक्वायर हो रही है, उन पे प्रिंसिपली तो टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक्सपोर्ट्स को एग्जाम्प्ट किया हुआ है तो बैक एंड को भी एग्जाम्प्ट करें। पूरी एक चेन को, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिड्यूस किया रेट या फिक्स रेट दिया, जी जी, तो उसकी डाउन द लाइन सारा हमें करना पड़ा, ताकि रिलीफ देना है तो फिर तो सबको सही तरह दें। जी जी। तो उसका बड़ा इफेक्ट है।
बड़ा अच्छा उसको लोगों ने देखा है। उसमें आप आर्किटेक्ट्स को भी हमने डाउन किया रेट, फिर ये है कि जो मशीनरी हायरिंग की सर्विसेज हैं उसको भी हमने रेट रिड्यूस करना पड़ा, तो फिर पूरी वैल्यू चेन को उसी तरह ट्रीट सबके लिए बराबर होना चाहिए। जी काशिफ साहब क्या तजवीज़ हैं आखिर में? देखें बात तो यह है कि जवेद साहब ने बहुत से बड़ी अच्छी एक इशारा दिया है लोगों के लिए। जो देखें, जो एक्सपर्ट होता है उसको पता होता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, और मेरा ख्याल है हमसे बेहतर पीआरए और जवेद साहब जानते हैं कि हम कहाँ ठीक करेंगे तो वो क्रॉस द चेन वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखें, मैं तो सिर्फ एक दो प्रपोजल्स मैंने पहले भी बात की, लेकिन मैं करना यही चाहूँगा। देखें, कानून तो ऐसे होना चाहिए, अगर रिलीफ देना है तो सबको दें। एमनेस्टी भी जिस तरह आती है वो हो तो सबके लिए, वो चंद खास तबकात को नवाजा जाता है। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा जो इस वक्त नहीं है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो इस वक्त एनरोल हैं या जो रजिस्टर हैं, और उनकी ज़्यादा बात कर रहा हूँ जो इस वक्त एनरोल हैं। कि देखें, हमें उन लोगों का, अगर हम किसी की सर्विस लेते हैं और वो रजिस्टर नहीं है तो दिस इज़ नॉट आवर फॉल्ट कि वो रजिस्टर नहीं है, और आप हमें ये कहते हैं कि हम उसका पूरा टैक्स विद होल्ड करा के आपको जमा कराएं। ठीक है, आप हमें ज़रूर पेनलाइज करें, मैं ये नहीं कहता कि अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से ले रहे हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है उसे रजिस्टर करना। रिड्यूस दैट रेट, आपका रेट 16% है, आप उसको ये कर दें कि देखें, आप चेन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं ना, आप एक्सपेंड करना चाहते हैं बेस को, तो हम किसी ऐसे बंदे से जो सर्विस ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है तो अल्टीमेटली आप उसका 1-2% लगा दें, हम उसका नाम और डाटा अल्टीमेटली अपनी रिटर्न, मंथली रिटर्न में देंगे, फिर आपकी जिम्मेदारी है उसे पकड़ना, रजिस्टर करना। और देखें, हम और चूंकि लोग ही रजिस्टर्ड नहीं है जिससे हमने सर्विस लेनी है, तो हम कहाँ से पैदा करें ऐसे लोग जो अपने आप को सेल्स पीआरए के अंदर रजिस्टर करें? तो दिस इज़ नॉट, लेकिन वो हमारे लिए पेनल्टी है और हमारे लिए वो कॉस्ट पड़ती है। दूसरी बात ये कि जो ऐसे लोग जो ह्यूमन रिसोर्स में प्रोवाइडर्स हैं वो दे रहे हैं, उन्हें अपने बिल के ऊपर, उन्हें ग्रॉस बिल के ऊपर पीआरए डिडक्ट करना पड़ता है। अब उन्होंने टैक्सेस भी देने हैं और उसमें बीच में वेजेस भी हैं, सारी चीज़ें भी हैं, तो और फिर इस पे भी लिटिगेशन चल रही है। देखिए, कोर्ट्स उनके हक में फ़ैसले दे रहे हैं कि जो चार्जेस हैं वो सर्विस के ऊपर होने चाहिए, वो ग्रॉस बिल के ऊपर नहीं होने चाहिए। तो देखें, फिर वही बात, मैं इसी पे इससे ज़्यादा और नहीं बात करूँगा कि जो एक्सपर्ट होता है उसे पता होता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और इसको रिजॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हसन कादरी साहब, आखिर में सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह जवेद साहब बता रहे थे, और जैसे कवानीन आ रहे हैं, टैक्स नेट से बचना तो मुहाल ही लगता है, नागुज़ीर सा है। आप क्या तजावीज़ देंगे इस टेक्नोलॉजी के हवाले से भी और टैक्स बेस के हवाले से भी, दस्तावेज़ी मुआशरत के हवाले से? देखिए, जहाँ तक बात की ना जावेद साहब ने प्री पॉपुलेटेड रिटर्न की, ये बहुत अच्छी बात है और मैं 100% इससे एग्री करता हूँ कि प्री पॉपुलेटेड रिटर्न होनी चाहिए, और जितनी जल्दी आप प्री पॉपुलेटेड रिटर्न लेके आ जाएंगे उतनी जल्दी मसाइल हल हो जाएंगे। और एक डेटरेंस लेवल भी जो अथॉरिटीज़ का है, चाहे वो FBR हो चाहे PRA हो, वो सामने नजर आएगा। अब मिसाल के तौर पे अगर वेल्थ स्टेटमेंट प्री पॉपुलेटेड हो तो कोई भी अपनी प्रॉपर्टीज़ अनडिक्लेयर्ड नहीं छोड़ सकता ना जी। सही कह रहे हैं। तो ये बात एक वाजे है, मगर देखें, बात सबसे अहम ये है कि चाहे आप प्री पॉपुलेटेड रिटर्न ले आएँ, सारा कुछ ले आएँ, आपने आज की डेट में डिसाइड करना है। मैं खाली PRA के लिए नहीं कह रहा, FBR के लिए भी कह रहा हूँ कि आपने अगर 2000 बिलियन इकट्ठा करना है, जो भी अमाउंट इकट्ठी करनी है, आपने 10 लोगों से करनी है या 100 लोगों से करनी है। मेरा आज की डेट में आपसे सवाल ये है कि इनकम टैक्स के कानून में एक 176 सेक्शन मौजूद है जिसके ज़रिए आप किसी की भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर काम नहीं करता, तो आज तक FBR ने कितने मैन्युफैक्चरर से अनरजिस्टर्ड का डेटा 176 यूज़ करके मांगा है? मेरा ख्याल है एक दफ़ा भी ना किया हो शायद, या किया भी हो तो लेम एक्सक्यूज। 181 का जो लाइसेंस का कॉन्सेप्ट है, आपको दुकान पे या बिजनेस पे अवेजा होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ सर। मेरी बात सुनिए ना हजूर, 176 के ज़रिए आप जो अनरजिस्टर्ड के साथ काम कर रहे हैं और जो अनरजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं उनका डेटा आप रिक्वायर कर सकते हैं। आप क्यों टैक्स पेयर को बर्डनाइज कर रहे हैं 100% डिडक्शन पे? आप 176 जैसा कानून लेके आएँ और आप उनसे कहें कि ठीक है जी, आप अनरजिस्टर्ड का डेटा प्रोवाइड करें, फिर आप जाएँ, आप लीगल एक्शन लें, आप जो मर्ज़ी करें, आप जो भी रिपोर्केशंस करवाना चाहते हैं अनरजिस्टर्ड के लिए करवाएं। हमारा अलमिया ओवरऑल टैक्सेशन का यही है कि बात यही है कि जो रजिस्टर्ड है उसके लिए तो कानून है, अनरजिस्टर्ड के लिए कोई कानून नहीं है। और अगेन हम रजिस्टर्ड को ही कह रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड ढूंढ के लेके आओ हमारे लिए। जी जी, ये ज़्यादती है, सही कह रहे हैं। माज़रत के साथ देखें, अगर आपने अनरजिस्टर्ड की निशानदेही करना तो रजिस्टर्ड की जिम्मेदारी ज़रूर है,
लेकिन अनरजिस्टर्ड को टैक्स नेट के अंदर लाना ना, उसकी जिम्मेदारी टैक्स अथॉरिटी की जिम्मेदारी है सर। जी हसन साहब आपको बहुत शुक्रिया, काशिफ साहब आपको बहुत शुक्रिया, जवेद साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में सिर्फ एक ही बात, आप टैक्स देंगे, ईमानदारी से टैक्स देंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, मुल्क के साथ हमारी तरक्की होगी, हमारा मुल्क तरक्की खुशहाली की तरफ गामजन होगा तो हम भी तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन होंगे, क्योंकि ये वह टैक्स है जो हुकूमत की एक आमदन का ज़रिया है। अवाम का पैसा, टैक्स का पैसा अवाम के ज़रिए अवाम पर ही खर्च होता है, और इसलिए आपको सबको मिलकर अपने ईमानदारी से टैक्स देना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।